अगर एम्बर या रिया या साशा या लिलिथ को भी यह बढ़ावा मिल जाए तो वे युद्ध के मैदान में अजेय हो जाएंगे। आखिरकार उन्हें रोकने वाला सबसे बड़ा कारक सीमित मन था। यह प्रकृति की देवी के लिए विशेष रूप से सच था। ड्रैगन पैलेस को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए होस्ट को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हुए निम्नलिखित सामग्री एकत्र करनी चाहिए। वेन 500 टन परिष्कृत सोना, 0-500। 2 450 टन परिष्कृत उल्कापिंड अयस्क, 0-450। 3 ड्रैगनियन की संख्या बढ़ाकर 2,50,000 50,000 2,50,000 करें। चौथे ड्रैगन योद्धाओं की संख्या बढ़ाकर 25,000 10,000 25,000 करें। 5 1 टन एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल 2 रुके। छठा ड्रैगन का मंदिर स्थापित करें 2 ए। 7वां 110 टन मैना क्रिस्टल, 0/110 8। 100 टन मैना स्टोन, 0/109। एक शुरुआती 5वें क्रम के साधक बने। मुझे 1 टन एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल कहां मिलेंगे? आदर्श को कुछ पता नहीं था। ये एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल मैना क्रिस्टल से भी दुर्लभ थे। इस समय आदर्श को लगा कि वह खो गया है। ड्रैगन का मंदिर स्थापित करें, 0-1। सबसे पहले वह क्या है? आदर्श ने कभी भी ड्रैगन के मंदिर नामक किसी चीज के बारे में नहीं सुना था। उसने देखा कि आवश्यकता संख्या 6 बाकी से अलग रंग में थी। जैसे ही उसने नंबर पर क्लिक किया, ड्रैगन के मंदिर को बनाने के लिए एक विवरण और आवश्यक सामग्री उसकी आंखों के सामने आ गई। ड्रैगन का मंदिर विवरण। ड्रैगन का मंदिर सभी ड्रैगन के लिए एक पवित्र स्थान है। ड्रैगन का मंदिर पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह सभी ड्रैगन और उन प्राणियों के लिए पवित्र भूमि है जिनके शरीर में हल्का ड्रैगन रक्त होता है। फंक्शन 1। ड्रैगन का मंदिर सभी ड्रैगन की खेती की गति को 50% तक बढ़ाता डाहर है। सभी हाफ ड्रैगन की गति में 25% की वृद्धि हुई है। जिन प्राणियों में फीके ड्रैगन रक्त रेखा की कुछ बूंदें हैं, उनकी खेती की गति में मामूली वृद्धि का अनुभव होगा, जो 10% से अधिक नहीं होगी। ये सभी बूस्ट केवल 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए सभी ड्रैगन को ड्रैगन सम्राट की सेवा करनी चाहिए। फंक्शन 2। ड्रैगन का मंदिर 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी ड्रैगन की उपचार गति को 20% तक बढ़ाता है। सभी ड्रैगन की हमलावर शक्तियों को 20% तक बढ़ाता है। ड्रैगन सम्राट की सेवा करने वाली अन्य जातियों की हमलावर शक्तियों में 10% की वृद्धि होती है। ये सभी बूस्ट केवल 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यह वही है जो ड्रैगन का मंदिर करता है। यदि निर्माण की लागत अधिक नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से इस थारेन साम्राज्य के प्रत्येक शहर में ड्रैगन का मंदिर बनाऊंगा, विशेष रूप से साम्राज्य के सीमावर्ती शहरों के साथ। ड्रैगन के मंदिर द्वारा प्रदान की गई वृद्धि थारेन सैनिकों की लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगी। ड्रैगन के मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री: 1 टन परिष्कृत लोहा, 100 एकवां 2 50 किलोग्राम परिष्कृत सोना, 0050वां 3 दिव्य ड्रैगन रक्त की 50 बूंदें, 100-50 4 रहस्यमय वुड्स के 500 लॉग, 100-100 5। मैं ड्रैगन का मंदिर आसानी से बना सकता हूं, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट पर बाद में काम करूंगा। अभी मुझे पहले दूसरे जरूरी काम पूरे करने हैं। आदर्श ने मन बना लिया। आदर्श को अमेलिया की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे पता था कि वह उनसे बात करने यहां आई होगी। आंटी, आप अंदर आ सकती हैं। दूसरी तरफ अमेलिया अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, लेकिन उसने उसकी आवाज सुनी। क्लिक। उसके कार्यालय में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि उसके पुराने कार्यालय के बारे में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। कार्यालय में फर्नीचर अभी भी वही था, लेकिन दीवारें, खिड़की से दृश्य, छत और फर्श, कमरे के बारे में सब कुछ अब अलग था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद अमेलिया आदर्श के सामने बैठ गई। उनके बीच एक छोटी सी चाय की मेज थी। ड्रैगन पैलेस को अपग्रेड करने के लिए बधाई। अमेलिया इसे महसूस कर सकती थी। ड्रैगन पैलेस में मैना मुख्य महाद्वीप के मैना से थोड़ा घना था।
चूंकि मुख्य महाद्वीप का मैना 6 महाद्वीपों की तुलना में बहुत समृद्ध और घना था, इसलिए साधक बहुत कम समय में पीक 5वें क्रम से आगे बढ़ने में सक्षम थे। धन्यवाद। ड्रैगन पैलेस के बारे में अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। आदर्श के पास ड्रैगन पैलेस के भव्य दर्शन थे। मुझे लगता है कि सुधार की यह भूख ही आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अमेलिया ने प्रशंसा की नजर से कहा। प्रशंसा की नजर के अलावा उसकी आंखों में कुछ और था जिसे आदर्श नोटिस करने में विफल रहा। हालांकि वह 5 साल से ज्यादा राजा नहीं रहा था, फिर भी वह 1000 साल से ज्यादा समय तक स्वर्गीय इलाके पर राज करने के बावजूद उससे कई गुना ज्यादा समझदार था। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूं। मेरी भी अपनी कमियां हैं, लेकिन मैं उन्हें छिपाने में बहुत अच्छा हूं। आदर्श झूठ नहीं बोल रहा था। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था। अमेलिया को लगा कि आदर्श के लिए उसकी प्रशंसा कम हो रही है। लोग कहते हैं कि स्टारेंट साम्राज्य भाग्यशाली है कि उसे प्रकृति की देवी अपनी पत्नी के रूप में मिली है, लेकिन मैं तर्क दूंगी कि यह मेरी बेटी है जो आदर्श को अपना पति पाकर भाग्यशाली है। अमेलिया ने मन ही मन सोचा, क्या तुम चाय पीना चाहोगे जबकि हम नई नीति के विषय पर चर्चा करेंगे जिसे तुम अपने साम्राज्य में लागू करना चाहते हो? आदर्श ने पूछा। अमेलिया ने अपना सिर हिलाया। मैं जल्दी में हूं। चलो इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं। अमेलिया ने कुछ दस्तावेज निकाले जिसमें उसने इस नई नीति से जुड़ी हर बात विस्तार से लिखी थी। उसने भविष्य के लिए अपनी योजनाएं भी लिखी थीं। उन्हें पढ़ो। मुझे अपने विचार बताओ। आदर्श ने सिर हिलाया। उसने एक दस्तावेज उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। जब वह पढ़ने में डूबा हुआ था, अमेलिया उसके चेहरे को घूरती रही। पहले तो उसकी नजर उसके खूबसूरत लंबे नीले बालों पर पड़ी। जब उसे लगा कि उसने काफी देख लिया है, तो उसने उसकी आंखों की ओर देखा। पढ़ते समय उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। बीच बीच में उसका भाव थोड़ा डगमगाता था। फिर उसने उसकी नाक की ओर देखा और फिर उसकी नजर उसके होठों पर टिक गई। मुझे आश्चर्य है कि इन होठों ने कितनी महिलाओं को चूमा होगा। बस इस विचार से ही उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। मेरे सामने लिलित हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है। काश मैं भी उस महिला को ईर्ष्यालु बनाने के लिए ऐसा कर पाती। अमेलिया अपने विचारों में खो गई। फिर भी मुझे कभी नहीं लगा कि वह इतना सुंदर है। अमेलिया ने मन ही मन सोचा। अपने जीवन में अमेलिया ने एक सुंदर आदमी देखा है। उसने ऐसे पुरुष देखे थे जो इतने सुंदर थे कि वे इस दुनिया में उतरे दिव्य प्राणी जैसे लगते थे। हाँ, आदर्श उन पुरुषों जितना सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित करता था। यह अनोखापन उसे अमेलिया की नजर में किसी भी पुरुष से ज्यादा सुंदर बनाता था। विचारों में खोई हुई उसकी आंखें नीचे झुकती रहीं। वह उसके कंधों की मजबूती और चौड़ाई की प्रशंसा करती रही। उसकी भुजाएं मजबूत हैं। अमेलिया ने अपनी भुजाओं के आकार की तुलना उसके कंधों से की और पाया कि उसकी भुजाएं कितनी बड़ी थीं। जब यह जारी रहा तो उसकी नजर उसके क्रॉच पर पड़ी। अमेलिया उसकी क्रॉच को देखते हुए थोड़ा शर्मा गई। क्रॉच को देखते हुए अमेलिया को याद आया कि लिलित कितना पागल था। वह हर रात जूलिया एलिसिया तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता है। लिलित के शब्दों को याद करते हुए अमेलिया को लगा कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। अनजाने में उसने अपनी जांघों को आपस में रगड़ा। तुम्हारी बेटी तुमसे पहले ही औरत बन गई है। अगर तुम्हें कोई पुरुष नहीं मिल रहा है तो बस अपने आप को आदर्श के हवाले कर दो। लिलित ने उससे ये पंक्तियां कहीं। उस समय तो अमेलिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब जब वह उसकी जांघों को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे लिलित रहस्यमयी तरीके से उसके कानों में ये शब्द कह रही हो। अमेलिया आखिरकार अपने विचारों से बाहर आ गई। क्या तुम ठीक हो? उसे चिंतित देखकर अमेलिया ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा सा शर्माया। मैं ठीक हूं। मैं बस अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। चिंता की कोई बात नहीं है। अमेलिया ने खुद को शांत करने की उम्मीद में खिड़की से बाहर देखा। वह किसी कारण से उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। आंटी, मुझे लगता है कि आपकी योजना बहुत ठोस है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां मुझे लगता है कि आप सुधार कर सकते हैं।
आदर्श ने अपने सुझाव देने शुरू किए। अमीलिया ने गंभीरता से उसकी बातें सुननी शुरू कर दी और साथ ही अपने मन में अभी अभी आए शर्मनाक विचारों से भी ध्यान हटाने लगी। अंत में अमीलिया संतुष्ट भाव से उसके कार्यालय से बाहर निकली। उसकी प्रारंभिक योजनाएं वही रहेंगी, लेकिन आदर्श के सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जाएंगे। अमेलिया के जाने के ठीक बाद स्पेंसर अपने नए कार्यालय में आ गया। चाहे कोई भी दिन हो, उनका काम कभी खत्म नहीं होता। महामहिम विस्काउंट जैमी क्लीवलैंड अपनी बहन की शादी 3 दिन में आयोजित करने की योजना बना रहा है। आज सुबह उसने कई निमंत्रण भेजे, जिनमें आप और मैं दोनों को संबोधित निमंत्रण भी शामिल थे। पत्र में कार्यक्रम का विवरण दिया गया था और उम्मीद जताई गई थी कि हम इसमें शामिल होंगे। आदर्श विस्काउंट जैमी द्वारा अपने हाथ से लिखे गए पत्र को पढ़ रहा था। केवल आदर्श और स्पेंसर को ही आमंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि प्रत्येक जनरल को एक हस्तलिखित पत्र मिला। चूंकि जूलिया और अन्य को शाही परिवार का हिस्सा माना जा सकता है, इसलिए सम्राट को एक पत्र ही काफी था। महाराज, क्या आप इस शादी में शामिल होने जा रहे हैं? स्पेंसर ने पूछा। स्टारिन साम्राज्य में सैकड़ों रईस थे। लगभग हर महीने सम्राट को न केवल स्टारिन साम्राज्य के रईसों से, बल्कि सहयोगी साम्राज्यों और राज्यों के रईसों से भी कई निमंत्रण मिलते थे। कुछ निमंत्रण जन्मदिन की पार्टियों, शादियों, नृत्य, मुखौटे, उद्घाटन, विजय उत्सव, राज्याभिषेक, वर्षगांठ और बहुत कुछ के लिए हो सकते हैं। आदर्श के पास ऐसे सभी आयोजनों में शामिल होने का समय नहीं था। आदर्श ने पत्र नीचे रख दिया और असहाय मुस्कान के साथ स्पेंसर को देखा। मुझे ऐसे आयोजनों में इतनी दिलचस्पी नहीं है। वास्तव में मेरे परिवार से कोई भी वास्तव में ऐसे आयोजनों में दिलचस्पी नहीं रखता है। अन्यथा मैं अपने छोटे भाई लियो या शाही परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को मेरी ओर से इन आयोजनों में शामिल होने के लिए भेजता। स्पेंसर ने समझ में अपना सिर हिलाया। उन्हें सामाजिक समारोहों से भी इतनी नफरत नहीं थी। वह अपना खाली समय अपनी पत्नी के साथ बिताना पसंद करते थे। स्पेंसर, चूंकि शादी 3 दिन दूर है, तो आप अपनी पत्नी के साथ शादी में क्यों नहीं जाते? आदर्श ने सुझाव दिया। महाराज, मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। स्पेंसर जाने के लिए अनिच्छुक दिख रहा था। इसके बारे में सोचो। यह पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें तुम और तुम्हारी पत्नी एक विवाहित जोड़े के रूप में शामिल होंगे। मुझे लगता है कि यह मेरी भाभी के लिए कुलीन वर्ग से कुछ दोस्त और परिचित बनाने का एक शानदार अवसर होगा। हो सकता है भविष्य में ये संबंध काम आए। जब आदर्श ने ऐसा कहा, तो स्पेंसर को वास्तव में उसके शब्दों का विरोध करने का कोई बहाना नहीं मिला। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। स्पेंसर को अनिच्छा से सहमत होना पड़ा। बिल्कुल सही। कृपया मेरी ओर से दूसरा विवाह उपहार भी दें। स्पेंसर ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या आज कुछ और है जिस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है? आदर्श ने पूछा। शाम बहुत हो चुकी थी। आदर्श अपने कार्यालय से बाहर जाना चाहता था और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। वास्तव में नहीं। बिल्कुल सही। तो चलो यहीं रुकते हैं। आप अपना काम अपने सहायकों पर छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी के साथ अपना समय बिता सकते हैं। मैं करूंगा। स्पेंसर ने सिर हिलाया। आदर्श जाने वाला था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। अब जब पूरे साम्राज्य में फिर से शांति लौट आई है, तो आप अपनी भाभी के साथ अपना हनीमून क्यों नहीं जारी रखते? आदर्श ने पूछा। पिछली बार स्पेंसर को अपना हनीमून रद्द करना पड़ा और जल्दी लौटना पड़ा क्योंकि साम्राज्य को उसकी जरूरत थी। लेकिन अब आदर्श को लगता है कि वह स्पेंसर के बिना कुछ समय के लिए काम चला सकता है। अभी हम दोनों में से कोई भी लंबी छुट्टी लेने में दिलचस्पी नहीं रखता। जब सही समय आएगा तो मैं अपने हनीमून के लिए छुट्टी मांगूंगा। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। आदर्श अपने कार्यालय से गायब हो गया। दृश्य परिवर्तन। ड्रैगन पैलेस वाकई खूबसूरत और शांत हो गया है, लूना ने आदर्श से एक कदम पीछे चलते हुए कहा। उसने जानबूझकर उससे एक कदम की दूरी बनाए रखी, इसलिए नहीं कि वह उससे डरती थी या ऐसा कुछ और, बल्कि आदर्श के सम्मान के लिए। ड्रैगन पैलेस ड्रैगन सम्राट का घर है,
यह सुंदर और शांत होना चाहिए, अन्यथा यह सम्राट के निवास के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यह सुनकर लूना हंस पड़ी। हालांकि उसने ये शब्द बहुत अहंकार से कहे थे, लेकिन उसमें वह अहंकार नहीं था जो दूसरे सम्राटों या राजाओं में था। वास्तव में उसकी पोशाक को देखते हुए कोई अपरिचित पर्यवेक्षक उसे आकर्षक चेहरे वाला एक साधारण व्यक्ति समझ सकता था। अब से तुम यहीं रहोगी। तुम किसी भी मंजिल से कोई भी कमरा चुन सकती हो। आदर्श ने उसे अकादमी में एक कमरा दिया। चूंकि अभी पूरी अकादमी की इमारत खाली थी, इसलिए वह इसकी पहली निवासी बन गई। धन्यवाद महाराज। लूना आदर्श की आभारी थी। वह वास्तव में उसे अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद कर रहा था। वह जानती थी कि वह उसके लिए विशेष भावनाओं या दया के कारण ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसकी शक्ति को महत्व देता था और उसका उपयोग करना चाहता था। लेकिन लूना को कोई आपत्ति नहीं थी। आदर्श ने अपने इरादे स्पष्ट रखे हैं। उसने उसे धोखा नहीं दिया है। वह उसके साथ बहुत दयालुता से पेश आया, भले ही वह उसकी गुलाम थी। एम्बर को प्रशिक्षित करने के अलावा आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी जब तक आप कोई नियम नहीं तोड़ते। ठीक है, क्या मैं साधना जारी रख सकती हूं? लूना ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। ड्रैगन पैलेस के अंदर आभा को देखते हुए लूना अपनी साधना यात्रा जारी रखना चाहती थी। इस जगह पर साधना न करना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। बेशक आप कर सकते हैं, बस ड्रैगन पैलेस के अंदर अपनी शक्तियों का उपयोग न करें। लूना ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। मैं आपको एक नौकरानी नियुक्त करूंगी। वह आपकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। बेशक अगर आप चाहें तो अभी मना कर सकती हैं। मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूं। नहीं, मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगी। लूना को अपने सारे काम दूसरों से करवाने की आदत हो गई है। वह वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह अपने सारे काम कैसे करेगी। लेकिन एक नौकरानी के साथ न केवल उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, बल्कि उसके पास बात करने और बातचीत करने के लिए एक साथी भी होगा। ध्यान रखें मिस लूना, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो कृपया महल में आने में संकोच न करें। 7 जनरलों के अलावा लूना ही एकमात्र ऐसी थी जिसके पास यह अधिकार था। आदर्श को जाते देख लूना ने चुपचाप अपना सिर उसकी ओर झुकाया। वह तब तक झुकती रही जब तक कि वह पूरी तरह से उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। दृश्य परिवर्तन। सफेद ड्रैगन पैलेस के पीछे एक बगीचा था जो एक निजी अभयारण्य था और केवल ड्रैगन पैलेस के सदस्यों का ही था। पहले की तुलना में यह गार्डन 11,000 वर्ग मीटर बड़ा था। गार्डन के बीच में एक छोटा तालाब था। गार्डन के बगल में 10,000 वर्ग मीटर का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र था। यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण मैदान से जगह लेकर बगीचे का विस्तार किया जा सकता है। आज शाम ड्रैगन पैलेस की सभी लड़कियां यहां एकत्रित हुई हैं। जो पहले खाली मैदान लग रहा था, वह प्रकृति की देवी की शक्तियों द्वारा घास के मैदान में बदल गया। बगीचे के केंद्र में एक लंबा ओक का पेड़ था। पेड़ उनके सामने सफेद ड्रैगन पैलेस से अधिक लंबा नहीं था। सभी लोग ओक के पेड़ के पास बैठे थे। सभी के लिए पर्याप्त मेज और कुर्सियां थीं। नौकरानियां चाय और नाश्ता परोस रही थीं। मैं इस जगह पर बहुत सारी जड़ी बूटियां उगा सकती हूं। जूलिया ने उत्साह से जड़ी बूटियां उगाने के लिए जगह खोजने के लिए बगीचे के चारों ओर देखा। रिया के साथ उसे इन जड़ी बूटियों के उगने के लिए महीनों या सालों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जड़ी बूटियां कुछ घंटों में उगाई जा सकती हैं। मैं कुछ जादुई फलों के पेड़ लगाना चाहती हूं। रिया भी फूल और फलों के पेड़ लगाना चाहती थी। अरे, लेकिन पूरे बगीचे को पौधों से ढक दो। हमारे लिए घूमने के लिए कुछ जगह छोड़ दो, यह एलिसिया ने कहा। लारा, लिलिथ, सिल्वी और अन्य लोग एलिसिया से सहमत थे। ठीक है, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा जगह ले रहा है। अगर हम ट्रेनिंग ग्राउंड से लगभग 2,000 वर्ग मीटर जगह ले लें तो हम और भी चीजें उगा सकते हैं। जूलिया रिया के सुझाव से सहमत थी, लेकिन हमें पहले आदर्श से इस बारे में पूछना होगा। मैं इस मौके का इस्तेमाल ज्यादा ड्रैगन घास उगाने के लिए कर सकती हूं। सौभाग्य से जब ड्रैगन पैलेस बदला तो ड्रैगन घास या बगीचे में उगने वाले किसी भी दूसरे पौधे और जड़ी बूटियों को कुछ नहीं हुआ।
ये दोनों हमेशा पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में सोचते रहते हैं। वे बस लेटकर इस शांत मौसम का आनंद क्यों नहीं ले सकते? दूसरों से अलग लिलित घास पर लेटी हुई थी और आसमान को घूर रही थी। उसे वाकई आलस आ रहा था। उसे लगा कि अब वह किसी भी पल सो सकती है। मुझे लगता है कि यहां झपकी लेना बुरा नहीं होगा। बिना एहसास किए लिलित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। लिलित को लगा कि कोई उसके दाहिने गाल पर थपकी दे रहा है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद यह इतना परेशान करने लगा कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। कौन है? लिलित ने गुस्से से पूछा। उसका सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया जब उसने देखा कि यह आदर्श था। माफ करना, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसके बगल में घास पर बैठा था। अगली बार ऐसा मत करना। लिलित उठकर बैठ गई और उस पर झुक गई। इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि वह ड्रैगन पैलेस को देखती रही। तुम आखिरकार यहां हो। लगभग उसी समय रिया और जूलिया भी बगीचे का पता लगाने के लिए अपनी छोटी सैर से वापस आ गईं। दोनों लड़कियां भी आदर्श के पास घास पर बैठ गईं। हाँ, मैंने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया है। लारा, सिल्वी, साशा और अन्य लोगों को लगा कि अब कुर्सी पर बैठना मजेदार नहीं था। इसके बजाय वे बैठना चाहते थे। लारा के पीछे पीछे बाकी लोग भी घास पर बैठ गए। सभी ने शाम बगीचे में बिताई। जूलिया रिया के सुझाव से सहमत थी, लेकिन हमें पहले आदर्श से इस बारे में पूछना होगा। मैं इस मौके का इस्तेमाल ज्यादा ड्रैगन घास उगाने के लिए कर सकती हूं। सौभाग्य से जब ड्रैगन पैलेस बदला तो ड्रैगन घास या बगीचे में उगने वाले किसी भी दूसरे पौधे और जड़ी बूटियों को कुछ नहीं हुआ। ये दोनों हमेशा पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में सोचते रहते हैं। वे बस लेटकर इस शांत मौसम का आनंद क्यों नहीं ले सकते? दूसरों से अलग लिलित घास पर लेटी हुई थी और आसमान को घूर रही थी। उसे वाकई आलस आ रहा था। उसे लगा कि अब वह किसी भी पल सो सकती है। मुझे लगता है कि यहां झपकी लेना बुरा नहीं होगा। बिना एहसास किए लिलित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। लिलित को लगा कि कोई उसके दाहिने गाल पर थपकी दे रहा है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद यह इतना परेशान करने लगा कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। कौन है? लिलित ने गुस्से से पूछा। उसका सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया जब उसने देखा कि यह आदर्श था। माफ करना, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसके बगल में घास पर बैठा था। अगली बार ऐसा मत करना। लिलित उठकर बैठ गई और उस पर झुक गई। इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि वह ड्रैगन पैलेस को देखती रही। तुम आखिरकार यहां हो। लगभग उसी समय रिया और जूलिया भी बगीचे का पता लगाने के लिए अपनी छोटी सैर से वापस आ गईं। दोनों लड़कियां भी आदर्श के पास घास पर बैठ गईं। हाँ, मैंने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया है। लारा, सिल्वी, साशा और अन्य लोगों को लगा कि अब कुर्सी पर बैठना मजेदार नहीं था। इसके बजाय वे बैठना चाहते थे। लारा के पीछे पीछे बाकी लोग भी घास पर बैठ गए। सभी ने शाम बगीचे में बिताई। रात के खाने का समय हो गया था। सभी लोग लंबी डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ गए। आदर्श के बाद बाकी सभी ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। चूंकि सभी लोग हर समय मांस खाने से थक चुके थे, इसलिए आज रात का खाना पूरी तरह से सब्जियों से बना था। मेज पर कई तरह के व्यंजन थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 या उससे ज्यादा सब्जियां थीं। कई तली हुई सब्जियां भी थीं। ड्रैगन होने के नाते आदर्श को सब्जियां खाने का उतना शौक नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे सब्जियां नापसंद थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे मांस से ज्यादा सब्जियां पसंद थीं। लेकिन चूंकि यह सभी लड़कियों द्वारा लिया गया एक संयुक्त निर्णय था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। यह भुनी हुई गाजर और तोरी का मिश्रण वाकई बहुत बढ़िया है। आदर्श को सुखद आश्चर्य हुआ। आदर्श ने देखा कि सिर्फ जूलिया ही इस व्यंजन को नहीं खा रही थी। जूलिया, तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए। यह वाकई बहुत बढ़िया है। जूलिया ने एक जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मैं तोरी के साथ इतनी अच्छी नहीं हूं।
क्लारा और लियो को भी तोरी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वे इसे खा रहे थे। जब से मैं याद कर सकती हूं, मैं तोरी को अपने मुंह में भी नहीं डाल सकती। यहां तक कि जब मैं खुद को तोरी खाने के लिए मजबूर करती हूं, तो भी मुझे हमेशा उल्टी आती है। जूलिया ने पीला चेहरा बनाकर जवाब दिया। मैं समझ गई। चिंता मत करो, फिर कोई और व्यंजन आजमाओ। अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है, तो मैं वॉटसन से तुम्हारे लिए कुछ मांस आधारित व्यंजन बनाने के लिए कह सकती हूं। आदर्श के शब्दों ने उसे सीने में चोट पहुंचाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज रात केवल सब्जियां खाने के उनके संयुक्त निर्णय का बदला ले रहा था। मेरी लेडी, अगर आपको कुछ और चाहिए, तो कृपया मुझे बताने में संकोच न करें। साथ ही मैं हमारे शेफ को बता दूंगा कि अब से जूचिनी की मात्रा कम कर दें या उसकी जगह कुछ और रख दें। धन्यवाद दादाजी। लेकिन यह ठीक है। जूलिया ने फिर अपने पीछे खड़ी नौकरानी को कुछ ग्रिल्ड एस्पैरेगस और टमाटर का सलाद परोसने का इशारा किया। खाने के दौरान आदर्श दूसरों पर ध्यान देना नहीं भूला। डिनर का मतलब है कि सामाजिक मेलजोल और अपने पारिवारिक बंधन को गहरा करने का एक बेहतरीन अवसर। लारा, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुश्किल से अपना खाना छुआ है। वह उसके बारे में बहुत चिंतित था। दरअसल उसने आज शाम से लारा में यह अजीब बदलाव देखा है। समय समय पर वह आदर्श की ओर देखती थी। जब भी उनकी नजरें मिलतीं, तो वह डरी हुई खरगोश की तरह किसी और तरफ देखती। उसकी बातें सुनकर टेबल के चारों ओर बैठे सभी लोग उसकी ओर देखते थे। क्या हुआ लारा? रिया ने चिंतित होकर पूछा। क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? एलिसिया ने पूछा। विडंबना यह है कि लिलिथ और अमेलिया से पहले ड्रैगन पैलेस में हर कोई रिया और एलिसिया की लड़ाई देखता था, लेकिन आजकल दोनों जंगली बिल्लियों को पालतू बना दिया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे लिलिथ और अमेलिया ने उनकी जगह ले ली हो। हालांकि यह लिलिथ ही था जो हमेशा अमेलिया के साथ लड़ाई शुरू करता था, लेकिन मूल दो बिल्ली के बच्चे आजकल बहुत शांत हो गए हैं। यह इस बात से स्पष्ट था कि वे एक दूसरे के बगल में बैठे थे। हाँ हाँ, लारा ठीक है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लारा कल रात ठीक से सोई नहीं। लेकिन आदर्श ने उसके बहाने पर यकीन नहीं किया। जब भी लारा की नजरें मिलती हैं तो वह डर जाती है, और उसे ठीक से नींद न आने का क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो कृपया हमें बताओ। आखिरकार तुम इस परिवार का हिस्सा हो। जूलिया के शब्दों ने लारा को छू लिया। चूंकि वह सबके सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रात को उसके कमरे में जाऊंगा। यह कहते हुए आदर्श ने खाना जारी रखा। लेडी लारा, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो, तो तुम अभी अपने कमरे में आराम क्यों नहीं कर सकती? एक बार जब तुम ठीक महसूस करोगी, तो मैं तुम्हारे कमरे में रात का खाना ला सकता हूं। रोज, जो लारा के पीछे खड़ी थी, ने सुझाव दिया। लारा, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो, तो खुद को खाने के लिए मजबूर मत करो। अपने बेडरूम में जाओ और थोड़ा आराम करो। लारा ने अपने पति की बात मान ली और खड़ी हो गई। सभी लारा को तब तक घूरते रहे जब तक कि वह अपनी नौकरानी रोज के साथ पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। मैं समझ गया। इस बीच लिलिथ सब कुछ देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। यह केवल आदर्श ही नहीं था जिसने लारा में बदलाव देखा। लिलिथ ने भी लारा में यह बदलाव देखा है। अब तक उसे कुछ संदेह था, लेकिन जो हुआ उसके बाद उसके सारे संदेह दूर हो गए हैं। आज की रात बहुत ही दिलचस्प होगी। लिलिथ मुश्किल से इंतजार कर सकती थी। पूरी शाम और अब भी लारा उत्तेजित थी। सक्कुबस महारानी के रूप में लिलिथ बता सकती है कि उसके आसपास कोई कामुक है या नहीं। यह एक बहुत ही रोमांचक रहस्योद्घाटन था, चूंकि इस रहस्योद्घाटन का मतलब था कि लिलिथ को अपनी बारी आने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। 16:26 लारा के बाद उसकी बेटी साशा की बारी थी। थोड़े से धक्का देने पर साशा भी जीत जाएगी, उसके बाद मेरी बारी होगी। बस यही सोचते हुए लिलिथ को लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। लिलिथ ने अपनी जांघों को आपस में रगड़ते हुए सोचा। नहीं, थोड़ा धक्का देने से काम नहीं चलेगा। मुझे उसे और उसे भी धक्का देना होगा। लिलिथ को आदर्श पर भी थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। यह सब उस आदमी की गलती थी।
खाना खा रहे आदर्श ने अचानक लिलित की नाराज नजर को अपने ऊपर महसूस किया। मैंने क्या किया? वह पूरी तरह से उलझन में था। उसके लिए खूबसूरत देवियां इंतजार कर रही थीं। उसे बस उन्हें थोड़ा सा बहकाना था और उसके बाद सब कुछ आसानी से हो जाता, लेकिन वह कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा था। मुझे लगता है इसके बाद मुझे मामले को अपने हाथों में लेना होगा। लिलित ने अपना मन बना लिया। मेरी बेटी कितनी जिद्दी और शर्मीली है, मुझे नहीं लगता कि उसे थोड़ा धक्का देना काफी होगा। इसका मतलब है कि मुझे आदर्श को दूसरी तरफ से भी धक्का देना होगा। शायद मुझे कोई कामोद्दीपक दवा लेनी चाहिए। नहीं, नहीं, यह मेरी बेटी के पहले अनुभव को बर्बाद कर देगा। लिलित कभी नहीं चाहती थी कि साशा के साथ ऐसा हो, या शायद मुझे साशा के साथ उसके पहले अनुभव में शामिल होना चाहिए और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। इस संभावना के बारे में सोचते ही लिलित को लगा कि उसके शरीर का तापमान बढ़ गया है। यह और भी दिलचस्प होगा अगर हमारा पहला अनुभव थ्रीसम हो, रिया, लारा, एलिसिया और जूलिया के साथ। इसे क्या कहा जाएगा? चलो देखते हैं। 7 लोगों का समूह। लिलित यह सोचकर पहले से ही थोड़ी गीली हो गई थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं उसके मोटे और सख्त लंड से नष्ट होना चाहती हूं। लारा, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम आज रात सफल नहीं होती तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करने के लिए दोष मत देना। अच्छो, क्या आप ठीक हैं मेरी महिला? रोज ने लारा को छींकते हुए देखकर पूछा। साधकों को कोई सामान्य बीमारी नहीं होती, इसलिए लारा को छींकते हुए देखना बहुत दुर्लभ था। लारा ठीक है। वे कहते हैं कि जब कोई आपके बारे में बात कर रहा होता है तो आपको छींक आती है। हो सकता है कि कोई लारा के बारे में बात कर रहा हो। रोज को नहीं पता था कि वह इस पर विश्वास करेगी या नहीं। अगर यह सच था तो इस तर्क के अनुसार आदर्श या कोई और जो उसके बराबर प्रसिद्ध है उसे दिन में 24 घंटे छींकना चाहिए था। मेरी लेडी, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो। शांत रहने की कोशिश करो और महामहिम को बिस्तर पर ले जाओ। लेकिन इससे क्या होगा? वह अंतिम शब्द कहने मात्र से ही उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इससे रोज का माथा ठनका। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा करते समय उसकी पत्नी शर्मिंदगी से बेहोश हो जाएगी। मेरा मतलब है, अपने रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करो। अगर तुम काफी ईमानदार हो तो तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रोज को यकीन था कि आदर्श इस मामले में मूर्ख नहीं है। वह उसे समझेगा और उसका मार्गदर्शन करेगा। सवाल यह है कि क्या मेरी लेडी शुरुआती शर्मिंदगी को संभाल पाएगी? रोज इस बात से बहुत चिंतित थी। काश रॉयल मदर अभी भी जीवित होती। मैं इस तरह के विषयों पर सलाह देने के लायक नहीं हूं। रोज मानसिक रूप से थक गई थी। बस सब कुछ समझाना उसके लिए बहुत थकाऊ था। हालांकि लारा जानती थी कि पति पत्नी को बच्चे पैदा करने के लिए अपने बिस्तर में कुछ अनुष्ठान करने चाहिए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उन्हें विशेष रूप से क्या करने की जरूरत है। खुद कुंवारी होने के बावजूद रोज को लारा को सब कुछ समझाना पड़ा। अगर मैंने उसे आज सुबह सब कुछ नहीं बताया होता तो लेडी लारा को महामहिम के साथ कोई प्रगति करने में सालों लग जाते। रोज को हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि उसने देखा कि लिलित कितनी आक्रामक थी। उसे डर था कि लिलित लारा से पहले आदर्श के साथ ऐसा कर सकती है। इसका मतलब है कि उसकी लेडी सभी से पीछे रह सकती है। वह ऐसा नहीं होने दे सकती। लेडी लारा, मैं यह खास अधोवस्त्र लाई हूं जिसे आपको आज रात पहनना चाहिए, रोज ने लारा के बेडरूम में प्रवेश करते हुए कहा। रोज ने जो अधोवस्त्र दिखाया वह पूरी तरह से पारदर्शी था। लारा ने अधोवस्त्र को देखा और फिर खुद को उसमें कल्पना की। यह नग्न होने से बेहतर नहीं है। रोज ने देखा कि लारा चकित दिख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसके सिर से भाप निकलने लगी। लेडी लारा, क्या तुम ठीक हो? रोज ने लारा को पकड़ लिया और उसे बिस्तर के किनारे पर बैठा दिया। मुझे नहीं लगता। इससे पहले कि लारा ड्रेस पर दूसरी नजर डाल पाती, रोज ने उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह समझ गई कि लारा के लिए चीजें आसान बनाने के बजाय वह केवल चीजों को और मुश्किल बना रही थी। माफी चाहता हूं मेरी लेडी, कृपया इसे भूल जाओ। बस अपनी भावनाएं महामहिम को दिखाओ और यही काफी होगा।
लारा ने डरते हुए अपना सिर हिलाया। रोज ने गिलास में दूध डाला और फिर उसे कांच के ढक्कन से ढक दिया। जब महामहिम आए तो कृपया उन्हें शहद मिला हुआ यह गिलास दूध पिलाएं। लेकिन क्यों? लारा ने अपना सिर झुकाया और उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर रोज लगभग लड़खड़ा गई, यहां तक कि उसे भी इसका उत्तर नहीं पता था। मैंने ड्रैगन पैलेस की नौकरानियों से सुना है कि शहद वाला दूध एक तरह से कामोद्दीपक का काम करता है। इसमें कामोद्दीपक गुण थे। रोज, कामोद्दीपक क्या है? इसे पीने से रोमांटिक अनुभव और भी बढ़ जाएगा। रोज ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि लारा अपना सिर हिला रही है और कोई सवाल नहीं पूछ रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यह कह रहा हूं, लेकिन मुझे अमेलिया की याद आ रही है। लिलिथ बाकी लोगों से अलग सोफे पर आराम से लेटी हुई थी। उसका सिर साशा की जांघों पर टिका हुआ था। बाकी सभी की तुलना में लिलिथ का पहनावा थोड़ा खुला था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह सहज महसूस कर रही थी, खासकर जब घर में वॉटसन और स्पेंसर मौजूद नहीं थे। रात के खाने के बाद स्पेंसर और आर्या जल्दी निकल गए थे। लिलिथ को अंदाजा था कि वे दोनों एक साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, शायद अपने भविष्य की योजना बना रहे हों। उसने उन्हें टोकना या शर्मिंदा करना ठीक नहीं समझा, बल्कि चाहा कि आर्या को मातृत्व का अनुभव मिले। वह मानती थी कि ऐसा अनुभव ड्रैगन पैलेस की बाकी लड़कियों के लिए भी सीखने लायक हो सकता है। इसलिए उसने साशा से उनके अच्छे भविष्य के लिए आशीर्वाद देने को कहा। वॉटसन तो वैसे भी खाना खत्म होते ही घर लौट चुके थे। उन्हें कुछ पारिवारिक कार्यों के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी थी, जिसे आदित्य ने खुशी खुशी मंजूरी दी थी। अब जब घर में सिर्फ 3 पुरुष बचे थे, लिलिथ ने हल्के मजाक में सोचा, अगर लियो और स्पेंसर यहां नहीं होते तो शायद मैं आदित्य के साथ थोड़ा और बेपरवाह हो सकती थी। अगर केवल लड़कियां ही होतीं तो लिलिथ को खुद को व्यक्त करने में कोई झिझक नहीं होती। इस ख्याल से ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन जब दूसरे पुरुष आसपास होते तो वह बहुत सतर्क हो जाती थी। लिलिथ दिल से खुद को आदित्य की मानती थी। दूसरों के सामने वह हमेशा एक मर्यादित व्यवहार बनाए रखती थी। लियो से मिलने से पहले भी वह इसी तरह की सोच रखती थी। उसने जो कपड़े पहने थे वे थोड़े बोल्ड थे, लेकिन केवल आदित्य को प्रभावित करने की कोशिश में, वो भी तब जब वह जानती थी कि और कोई पुरुष आसपास नहीं है। हालांकि आदित्य से उसे वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जैसी वह उम्मीद कर रही थी। उसने कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखा, लेकिन उसमें कोई विशेष भाव नहीं था, जिससे लिलिथ थोड़ा उदास और असंतुष्ट महसूस करने लगी। साशा का ध्यान अपनी किताब पर था। उसने बस एक पल के लिए अपनी मां की स्कर्ट की ओर देखा, फिर शांति से स्कर्ट ठीक कर दी। वह अपनी मां की हरकतों की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण और सहज थी। साशा बिना किसी परेशानी के किताब पढ़ रही थी। शायद उसके लिए यह समय थोड़ा सुकून भरा था। वैसे तुम्हारी मां कब वापस आएगी? लिलिथ ने आलस्य भरे अंदाज में रिया से पूछा, जो पास ही बैठी थी। मुझे ठीक से नहीं पता। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाने की बात की थी। शायद वो कुछ दिनों के लिए नहीं लौटेंगी, रिया ने जवाब दिया। वह साधना में लीन थी और अब 5वें स्तर के मध्य चरण में पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही वह और आगे बढ़ सकती है। लिविंग रूम में एक साथ बैठकर कुछ समय बिताना सबका पसंदीदा समय था, खासकर सोने से पहले। यह समय मुख्यतः वयस्कों के लिए था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई और आराम के लिए अपने कमरों में रहना होता था। इसलिए लियो और क्लारा अभी नहीं आए थे। लारा इस वक्त अनुपस्थित थी और सिल्वी, जो अक्सर खाली समय में यहां आती थी, भी वहीं थी। उसे यहां का माहौल और लोगों की बातचीत बहुत रोचक लगती थी। यह उसके लिए एक तरह का जीवंत मनोरंजन था। थोड़ा माहौल सुस्त लग रहा है, शायद मुझे अपने गांव से कुछ खास पेय लाना चाहिए, उसने सोचा। पिछली बार की कुछ यादें अब भी उसके दिमाग में ताजा थीं। तुम क्यों हंस रही हो? एलिसिया ने सिल्वी को मुस्कुराते हुए देखा। ओह, कुछ नहीं, बस एक पुरानी मजेदार बात याद आ गई, सिल्वी बोली। बिल्कुल रोचक लग रहा है, हमें क्यों नहीं बताती? लिलिथ ने उत्सुकता से कहा। जरूर,
ये तब की बात है जब तुम यहां नहीं आई थीं, सिल्वी ने जवाब दिया। यह सुनकर लिलिथ और भी ज्यादा उत्साहित हो गई और वह पूरी तरह से कहानी सुनने के मूड में आ गई। बताओ, बताओ। इस बीच रिया, एलिसिया और जूलिया के मन में एक बेचैनी सी थी। लिलिथ का व्यवहार हमेशा से ही थोड़ा चुभने वाला था। वह हर अवसर पर उन्हें हल्के फुल्के शब्दों में चिढ़ाया करती थी और अगर लिलिथ कुछ नया जान लेती तो फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता। ठीक है, यह एक रात की बात है जब हम सब सिल्वर मीडो ग्रो गए थे, एलिसिया ने धीमे स्वर में कहा। इतना सुनते ही आदर्श जो कुछ लिख रहा था, उसका पेन उसके हाथ से लगभग छूट गया। खांसी, खांसी। उसने जल्दी से संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में पुराने दृश्य कौंध गए जो सिल्वी और एम्बर की शरारतों से जुड़े थे। मैं जाकर लारा को देखता हूं, उसने झटपट कहा और बिना कुछ और बोले तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। आदर्श की इस प्रतिक्रिया ने लिलिथ का ध्यान खींच लिया। उसे इस बात में कुछ विशेष दिलचस्पी दिखने लगी। उसे लगा जैसे किसी दिलचस्प कहानी की खुशबू हवा में तैर रही हो। सिल्वी, मत कहो, एलिसिया अपनी दोस्त को रोकना चाहती थी। उसकी चिंता मत करो, आगे कहो, लिलिथ ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा जिसे वह रोक नहीं पा रही थी। सिल्वी, एलिसिया ने सख्ती से देखा, लेकिन लिलिथ अचानक ही सिल्वी के पास प्रकट हो गई। तुम बात करते हुए कुछ पी सकती हो, उसने दोस्ताना अंदाज में कहा और धीरे धीरे एक गिलास में हल्की शराब उड़ेल दी। लिलिथ का अंदाज चापलूसी से भरा हुआ था, जिससे सिल्वी थोड़ा सहज होने लगी। धन्यवाद। सिल्वी गिलास उठाने ही वाली थी कि तभी उसे दाहिनी ओर से एक बेहद ठंडी और गंभीर नजर महसूस हुई। सिल्वी, अगर तुम कुछ बोली तो मैं तुम्हें इस जगह पर फिर आने से रोक दूंगी। एलिसिया अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। सिल्वी ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसने लिलिथ की ओर देखा, जो खुद भी अब थोड़ा निराश दिख रही थी। शायद आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लिलिथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अगले ही पल लिलिथ और सिल्वी दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। कुछ था जो वह बाद में साझा करेंगी। वह बात किसी से रोकी नहीं जा सकती थी। मैं जा रही हूं, शुभ रात्रि। जूलिया उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलने लगी। आज रात आदर्श तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा। इस वाक्य ने जूलिया के कदम लगभग लड़खड़ा दिए। क्या? उसने झेंपते हुए पूछा। ओह, तुमने मेरी बात सुन ली, लिलिथ ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी लारा आज रात जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने जा रही है। सभी थोड़ा चौंक गए, लेकिन अगर वे आज सुबह की लारा की व्यवहार को याद करते तो यह बात कुछ हद तक समझ में आ सकती थी। वह सचमुच दिन भर थोड़ी शर्मीली और संकोचपूर्ण दिख रही थी। जूलिया ने यह सुनकर हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, बल्कि सच्चे स्नेह की झलक थी। वह हमारी सच्ची बहन बन रही है, जूलिया ने कहा। वैसे भी मैं अब अपने कमरे में जा रही हूं। शुभ रात्रि, वह बोली। साशा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लिलिथ ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लेकिन साशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपने सामने रखी किताब पढ़ती रही। रिया ने ध्यान दिया कि उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए थे। वह थोड़ी शर्मिंदा थी। तुम भले ही एक सक्कुबस हो, फिर भी तुम में वो मानवीय झिझक है, रिया ने मुस्कुरा कर कहा। उसने अपनी बाहें सीने के नीचे मोड़ लीं और कहा, चिंता मत करो, मैं समझती हूं। अगर तुम्हें किसी बात को लेकर संदेह हो या कोई सलाह चाहिए, जैसे कि शुरुआत कैसे करें या क्या सोचना चाहिए, तो मेरे पास आ सकती हो। तुम। साशा को कोई उत्तर नहीं सूझा। वह गुस्से में थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। रिया, तुम तो बिल्कुल निर्दयी हो, लिलिथ ने हंसते हुए कहा और हल्के अंदाज में सीटी बजा दी। एलिसिया और सिल्वी दोनों ही पूरी तरह चौंकी हुई थीं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कोमल देवी इतने तीखे शब्द कहेंगी। हम्फ, साशा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, एलिसिया ने चुपचाप कहा। भले ही वह अब गर्व से भरी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए कि जब वह आदर्श के साथ होती है तो वह कैसी हो जाती है, एलिसिया ने साशा को नसीहत दी। इस पर रिया को थोड़ी असहजता महसूस हुई और वह कुछ नहीं कह पाई।
सिल्वी ने इस पूरी स्थिति को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिस कर रही थी, जैसे कि उसे लगता था कि पूरी दुनिया उससे कुछ छुपा रही थी। साशा ने गहरी सांस ली और अपनी मुद्रा सीधी की, लेकिन उसकी नजरें अब भी रिया पर थीं। बेहतर होगा कि तुम अपने बचे हुए समय का आनंद लो, उसने गंभीरता से कहा, क्योंकि जब मैं पूरी तरह शामिल हो जाऊंगी तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि आदर्श मुझे पूरी तरह से अपना बना ले। उस समय तुम दूसरे नंबर पर रह जाओगी और मैं उसका ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लूंगी। साशा के शब्दों में कोई हल्कापन नहीं था, उसकी बातों में एक दृढ़ता थी जो दिखा रही थी कि उसने यह मन बना लिया था, और जब उसने किसी चीज को ठान लिया तो उसे पूरा करने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। रिया को यह सुनकर चिंता हो रही थी, क्योंकि साशा की ताकत को वह नकार नहीं सकती थी। साशा की भूमिका और उसकी शक्तियों के बारे में रिया ने सोचा, वह सच में बहुत प्रभावशाली है। इस बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई गलत कदम उठाया था। हालांकि वह कभी भी इस बात को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेगी।